किताब। तो आज से 600 साल पुरानी, 650 साल पुरानी अंग्रेजी पढ़ करके कीजिएगा क्या आप? तो पैराफ्रेजिंग पढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ड्रामेटिक पोएजी हम ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ा करके पैराफ्रेजिंग पढ़ाए। एज लाइक इट। एज लाइक इट का मतलब होता है क्या? क्या मतलब हो सकता है? इट मतलब ये कहानी। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज का पोएट ड्रामेटिस्ट था एंड हिज टाइम वाज 1564 टू 1660। अब एलिजाबेथन एज की विशेषताएं इसमें नजर आती है या नहीं आती है? चूंकि अब इसको पढ़ेंगे तो बार बार हम लोग इसका जिक्र भी करेंगे। एज यू लाइक इट, इसका मतलब क्या हुआ? इट मतलब इट का मतलब होता है क्या चीज? यस सर। ऐसे अंग्रेजी समझाने लगे तब तो फिर तो हो गया जी। वो तो तुमको बता दिया गया था क्लास 1 में ही कि इट का मतलब यह। इट मीन्स दिस स्टोरी। एज यू लाइक दिस स्टोरी। आप इसको जैसे पसंद करें, जो चाहें वो बोले। एज यू लाइक इट। हमने आपको चाय बना करके पिलाया, आपने कहा कि बड़ी अच्छी चाय है, तो मैंने कहा एज यू लाइक इट। आपको अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो भी ठीक है, कर क्या सकते हैं। ये एज यू लाइक इट एक रोमांटिक कॉमेडी है। कॉमेडी मीन्स अ प्ले दैट एंड्स विद अ नोट ऑफ हैप्पीनेस। रोमांटिक मीन्स रिलेटेड टू लव। तो यह एक कॉमेडी है, एक ऐसा प्ले है जिसका अंत हैप्पी होता है और पूरे प्ले में रोमांटिक इंसिडेंट्स होगा। अब रोमांटिक इंसिडेंट्स क्या हो सकता है? तो देयर मे बी लवर्स, पेयर्स ऑफ लवर्स, प्रेमी जोड़े हो सकते हैं, आपस में प्रेम कर रहे हैं। विट एंड ह्यूमर होगा, हंसी मजाक होगा, नाच गाना हो सकता है, कत्लो गारत होगी क्या, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, खून बह रहा है, इस तरह का कुछ सीन होना चाहिए क्या रोमांटिक कॉमेडी में? होना तो नहीं चाहिए। हत्याएं, मर्डर्स, ये सब तो नहीं होनी चाहिए। और हैप्पी कब होगा? जब प्रेमी जोड़े आपस में मिल जाएंगे तब होगा, या प्रेमी जोड़े एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे तब होगा? मिल जाएंगे तब। उम्मीद है कि मिल जाएंगे, देखेंगे, पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, चेक करेंगे, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 2 पर। ड्रामेटिस पर्सोनी। ड्रामेटिस पर्सोनी, पर्सन से प्लूरल हो गया, पर्सन का प्लूरल होता है पर्सोनी। यानी इस नाटक में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं? ड्यूक, पहला आदमी ड्यूक। एक छोटे किस्म के राज्य के राजा को बोलते हैं ड्यूक। और ड्यूक की पत्नी क्या होती है? डचेस। ड्यूक की पत्नी होगी डचेस। तो ड्यूक है पहला कैरेक्टर। लिविंग इन एग्जाइल, जिसे देश निकाला हो गया है और वो एग्जाइल में रह रहा है। वो देश निकाला के बाद समीप के जंगल में जाकर के रह रहा है। जंगल का नाम है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, बार बार आ जाएंगी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ड्यूक का छोटा भाई है जिसका नाम है फ्रेडरिक। उसने ड्यूक को सत्ता पर से हटा करके और जबरदस्ती राज्य पर कब्जा किया। ब्रदर, द यूसर्पर ऑफ हिज डोमिनियंस, उसके राज्य को हड़प लिया है उसके भाई फ्रेडरिक ने। बाकी लॉर्ड्स हैं, एमियंस, जैक्स, ये सब लॉर्ड्स हैं। लिब्यू कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, फ्रेडरिक के दरबार में एक अटेंडेंट है। चार्ल्स एक रेसलर का नाम है, पहलवान है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। फिर ओलिवर, ओलिवर ये
लॉर्ड था, ड्यूक के दरबार का एक लॉर्ड था जिसका नाम था सर रोलैंड डी बोयस। ये सर रोलैंड डी बोयस का बड़ा पुत्र है। सर रोलैंड डी बोयस के 3 पुत्र हैं, ओलिवर, जैक्स और ऑरलैंडो। जैक्स का जिक्र बेहद कम आएगा, इसलिए जैक्स हमारे काम का आदमी नहीं है। जैक्स नाम के 2 चरित्र हैं, एक ऊपर में भी है देखिएगा, और ये दूसरा आदमी है। 2 कैरेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ओलिवर एंड ऑरलैंडो। ऑरलैंडो हम लोगों का हीरो है। ओलिवर और ऑरलैंडो दोनों आपस में सगे भाई हैं, और ऑरलैंडो हम लोगों का हीरो है। एडम, ओलिवर और ऑरलैंडो के पिता का नौकर था एडम, जो बूढ़ा व्यक्ति है। उसके बाद आइए, डेनिस को छोड़ दीजिए, उसके बाद आइए टचस्टोन, द कोर्ट जेस्टर। टचस्टोन जो है वह ड्यूक के दरबार में जेस्टर था। जेस्टर का शाब्दिक अर्थ आप बोल लीजिए जोकर, जो अपनी उलूल जुलूल हरकतों से, उलूल जुलूल बातों से मनोरंजन का काम करता था कोर्ट में। आज का जॉनी लीवर या राजपाल, पिक्चर में जॉनी लीवर होता है, तो बस ये टचस्टोन है। लेकिन ये कमर टेढ़ी करके, आंख बाहर निकाल करके, आवाज बदल करके मनोरंजन का काम नहीं करता है। He entertains us with his philosophic thoughts. ये अपने फिलोसफिक गंभीर बातों से हमारा मनोरंजन करता है। उसके बाद फिर कोरिन नाम का एक आदमी का नाम छोड़ दीजिए, कोरिन नाम का एक शेफर्ड है, सिल्वियस शेफर्ड है, विलियम शेफर्ड है, रोजालिन आइए, रोजालिन ये हम लोगों की हीरोइन है। और अगर ये हीरोइन है तो इसको किससे प्रेम होना चाहिए था, ऑरलैंडो से या ओलिवर से? ऑरलैंडो। रोजालिन जो है वह ड्यूक की बेटी है। ड्यूक को राज्य से निकाल दिया गया है, लेकिन रोजालिन राज्य में ही है, ड्यूक की बेटी है। फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया, जिसने राज्य हड़प लिया है उसकी बेटी है सीलिया। तो रोजालिन और सीलिया आपस में चचेरी बहनें हैं। फीबे, ऑड्रे, लॉर्ड्स, ये सब बाकी अदर इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एक्ट 1, ये प्ले 5 एक्ट्स में बटा हुआ है, ये याद रखिए। ये एलिजाबेथन प्ले है, और एलिजाबेथन प्ले जो था वह द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा माना जाता है। द एलिजाबेथन एज जो है वो द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा माना जाता है। तो इस समय ड्रामा बेहद डेवलप हो चुका था। ड्रामा का हिस्ट्री एक बार वापस ट्रेस कर लीजिए, एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, उसके बाद फिर आया इंग्लैंड में ड्रामा, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस, इंटरल्यूड आया, और इंटरल्यूड के बाद फिर ये एलिजाबेथन ड्रामा, यूनिवर्सिटी विट्स एलिजाबेथन ड्रामा। तो ये अपने पूरे रूज पे था, अपने शिखर पर था एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामास में ट्रेजेडीज थे, कॉमेडीज थे। ट्रेजी कॉमेडीज भी लिखे गए, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों था। रोमांटिक कॉमेडीज भी लिखे गए। ये प्लेज आमतौर पर इस एज में पैस्टोरल प्लेज भी लिखे गए, पैस्टोरल कॉमेडीज भी लिखे गए। पैस्टोरल का मतलब ऐसे कॉमेडीज जिसके मुख्य कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स जो थे वह शेफर्ड्स हुआ करते थे, और दे वुड लीड द लाइफ ऑफ शेफर्ड्स। या तो शेफर्ड हुआ करते थे, चरवाहे हुआ करते थे, या चरवाहों का जीवन जी रहे होते। देखिए इस प्ले में कई कैरेक्टर्स जो हैं वो शेफर्ड हैं। जैसे आप देख लीजिए, नीचे से देखना शुरू कीजिए। फीबे शेफर्ड है, फिर ऊपर में देखिएगा सिल्वियस, कोरिन, विलियम
ये सारे लोग शेफर्ड हैं। पता नहीं हम लोगों का हीरो हीरोइन भी शेफर्ड है या नहीं है, ये हम लोग बाद में चेक करेंगे। एलिजाबेथन एज में प्लेज 5 एक्ट्स में, यूजुअली 5 एक्ट्स में हुआ करते थे। सिम 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 एक्ट्स में हुआ करते थे और हर एक्ट अलग अलग सीन में बटा हुआ था। हर एक्ट अलग अलग सीन में बटा हुआ था। तो ये एक्ट 1 है, सीन 1 है। कहां पर ये हो रहा है ये देखते हैं। ऑर्चर्ड ऑफ ओलिवर्स हाउस, ओलिवर का घर है। सामने में कुछ पेड़ पौधे बगीचे लगे हुए होंगे, आम अमरूद जामुन के। क्या चीज के होंगे पता नहीं, क्या चीज होगा इंग्लैंड में, आम होगा या अमरूद होगा? क्या चीज का बना? एप्पल का हो सकता है, ठीक है, एप्पल हो सकता है, पेयर्स हो सकता है, या कुछ और फल होंगे वहां पे। हम लोगों को क्या करना उससे, आम जामुन तो नहीं होगा। सामने में ओलिवर का घर है, कुछ पेड़ पौधे होंगे। ऑरलैंडो आता है अपने पिता के जमाने के नौकर एडम के साथ। एडम बूढ़ा हो गया। कहानी हम पहले से नहीं बता रहे हैं, एल्स यू पीपल विल लूज द इंटरेस्ट। तो फिर इंटरेस्ट खो जाइएगा और मेरे साथ लाइन छोड़ करके पढ़ने की टेंडेंसी रखिएगा। आज डे 1 है, इसलिए हम धीरे पढ़ाएंगे, फिर बेहद फास्ट पढ़ाएंगे, तो लाइन छोड़ करके पढ़िएगा। ऑरलैंडो बोलता आ रहा है एडम से, आई रिमेंबर एडम, मुझे याद है। इट वॉज अपॉन दिस फैशन बिक्वेज्ड मी बाय विल। मीनिंग जानने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बहुत परेशान हो जाइएगा। इट वॉज अपॉन दिस फैशन बिक्वेज्ड मी बाय विल। मुझे पिता ने वसीयत के नाम पर वसीयत करके दे दिया था। कितना? बट पुअर 1000 क्राउन्स, लगभग 1000 क्राउन्स मुद्रा की इकाई है, उसने मुझे पिता ने दिया था अपनी वसीयत से। एंड एज thou sayest, और तुम मुझे बतला रहे थे, चार्ज माई ब्रदर ऑन हिज ब्लेसिंग्स टू ब्रीड मी वेल, और तुम मुझे बता रहे थे कि मेरे मृत पिता ने मेरे बड़े भाई को यह आदेश दिया था कि मेरा लालन पालन, अपब्रिंगिंग, तालीमो तरबियत जो है वो ठीक से करे। एंड देयर बिगिंस माई सैडनेस, और पिता की मृत्यु के साथ ही मेरी समस्याएं शुरू हो गई। माई ब्रदर जैक्स ही कीप्स एट स्कूल, मेरे भाई जैक्स की वो देखभाल ठीक से करता है। एंड रिपोर्ट स्पीक्स गोल्डनली ऑफ हिज प्रॉफिट, और जो कुछ भी मुझे पता चला है, मैं जानता हूं कि मेरा भाई जैक्स तरक्की कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सीख रहा है। फॉर माई पार्ट, जहां तक मेरी बात है, ही कीप्स मी रस्टिकली एट होम, वह मुझे गंवारों की भांति घर में रखता है। न पढ़ाता है, न लिखाता है, न बढ़िया खाना देता है, न बढ़िया कपड़े देता है। और टू स्पीक मोर प्रॉपरली, और अगर मैं सही बोलूं, स्टेज मी हियर एट होम अनकेप्ट, वह मुझे घर पर रखे हुए और मेरी कतई देखभाल नहीं करता। All you that keeping for a gentleman of my birth that differs not from the stalling of an ox, वह मुझे जेंटलमैन की तरह नहीं रखता है, वह मुझे ऐसे रखता है मानो कि ऑक्स से बेहतर मेरी जिंदगी नहीं है, जानवरों से बेहतर मेरी जिंदगी नहीं है। अस्तबल में मेरी जिंदगी गुजर रही है, ऐसी मेरी जिंदगी है। His horses are bred better, वह अपने घोड़ों की देखभाल ज्यादा बेहतर करता है। For besides they are fair with their feeding, उनको भोजन ठीक से मिलता है। They are taught with their manage, एक मैनेजर है उनके देखभाल के लिए, इत्यादि इत्यादि। चार शब्द आगे बढ़िए। But I, his brother, gain nothing under him but growth, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेरा सिर्फ शरीर बढ़ रहा है, ग्रोथ, मेरा सिर्फ शरीर बढ़ रहा है, मेरी बुद्धि का विकास नहीं। Besides, एक लाइन छोड़ करके, there's nothing that he so plentifully gives me, and something that nature gave me his countenance seems to take from me. वह मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है, और जो कुछ भी है मेरे पास, उसको अलबत्ता वह छीनने की कोशिश करे। जो भी भलमनसाहत है मेरे अंदर, अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें हैं, उसको भी वो छीनने की कोशिश करता है। He lets me feed with his hinds, वह
मुझे भोजन ठीक से नहीं देता है, बार्स मी द प्लेस ऑफ अ ब्रदर, और मुझे भाई भी नहीं मानता है, भाई जैसा रुतबा भी नहीं देता है। एंड एज मच एज इन हिम लाइज माइंस माई जेंटलिटी विथ माई एजुकेशन, मैं भी उसी के और मुझे एजुकेशन से भी वंचित किया। दिस इज एन एरम दैट ग्रीव्स मी, ये मुझे परेशान करता है, ये मुझे दुख देता है। एंड द स्पिरिट ऑफ माई फादर, कुल मिला जुला करके ऑरलैंडो अपने दुख की बात कर रहा है। दरअसल शुरुआती सीन्स कुछ नहीं होते हैं, केवल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होता है और कहानी का प्लॉट इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिगनिंग। किसी भी नाटक में बिगनिंग बोलते हैं, किसी भी नाटक का बिगनिंग बोलते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। इतने में ओलिवर वहां पर आ जाता है, इसका बड़ा भाई ओलिवर वहां पर आ जाता है। वह एडम और ऑरलैंडो को बातचीत करते देखता है। अब देखते हैं कि क्या सचमुच में ओलिवर वैसा ही है जैसा कि उसे ऑरलैंडो बतला रहा है। एडम बोलता है, यंडर कम्स माय मास्टर योर ब्रदर, मेरा मालिक तुम्हारा बड़ा भाई आ रहा है, मुझे यहाँ से खिसकना चाहिए। ऑरलैंडो भी उसे बोलता है कि गो अपार्ट एडम, एडम तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा भाई तुम्हारे साथ भी दुर्व्यवहार करेगा, और देखना वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। ओलिवर आता है और अपने भाई को डांटना डपटना शुरू करता है। नाउ सर, व्हाट मेक्स यू हियर, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? नथिंग, आई एम टॉट टू मेक एनीथिंग, आई एम नॉट टॉट टू मेक एनीथिंग। करेंगे क्या? मुझको सिखाया क्या गया है करने के लिए? कुछ नहीं कर रहे। तो ओलिवर बोलता है, व्हाट आर यू देन सर, तो फिर यहाँ पर बिगाड़ क्या रहे हो? ओलिवर बोलता है, मैरी सर। अब इस मैरी शब्द का बार बार जिक्र आता है शेक्सपियर के नाटकों में। तो मैरी का मतलब क्या होता है? दो अर्थ निकल सकता है मैरी का। एक तो बाई मदर मेरी, कसम खा करके बोल रहा है वह जीसस की मां मेरी, मदर मेरी के नाम की कसम खा करके बोल रहा है, भगवान कसम सर। हम लोग अगर हिंदी में इसको बोले तो बोल सकते हैं भगवान कसम। और दूसरा अर्थ निकलता है मैरी का, इंडीड, इंडीड। तो दूसरा सेंटेंस ऐसे हो सकता है, एक तो अर्थ हो सकता है भगवान कसम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा अर्थ निकल सकता है वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये अर्थ निकल सकता है, मैरी सर, आई एम हेल्पिंग यू टू मार दैट विच गॉड मी। तो ऑरलैंडो फिर उटपटांग जवाब देता है कि मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं उन चीजों को बिगाड़ने में मदद कर रहा हूं आपकी जो कि ईश्वर ने आपको, जो ईश्वर ने दिया है आपको। यानी मैं खुद को, अ पुअर अनवर्दी ब्रदर ऑफ योर्स, मैं आपके भाई को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूं। किस चीज से? विद आइडलनेस, अपने निकम्मेपन से, अपने आलस्य से। ओलिवर बोलता है, मेरे साथ बी बेटर एम्प्लॉयड, कुछ काम करो, एंड बी नॉट अ वाइल, और आलतू फालतू इधर उधर निकम्मे की तरह मत बैठे रहो। शैल आई कीप योर हॉक्स? तो गुस्सा आ जाता है। ऑरलैंडो पूछता है कि क्या करें, तुम्हारा सुअर का देखभाल करें? एंड ईट हस्क्स विद देम, और उनके साथ चारा खाएं। What prodigal position have I spent? I should come to such a penury. मैंने ऐसी कौन सी दौलत तुम्हारी बर्बाद कर दी है जो इस तरह से फाका कशी में या गरीबी में मुझे दिन काटने पड़ रहे हैं। तो ओलिवर को भी ताव आ गया। अब झगड़ा किसने शुरू किया पता नहीं, मेरे ख्याल से तो झगड़ा यहां पर ऑरलैंडो शुरू किया था। वही उटपटांग जवाब दे रहा था। ओलिवर उसको डपटता है कि तुम्हें मालूम है किसके सामने बात कर रहे हो? ऑरलैंडो जवाब देता है कि हाँ। कहां पर हो तुम? ऑरलैंडो जवाब देता है कि हाँ, तुम्हारे बगीचे में है। और क्या तुम जानते हो किसके सामने बात कर रहे हो? तो ऑरलैंडो जवाब देता है, बेटर देन हिम आई एम बिफोर नोज मी। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं किसके सामने हूं, और मुझसे ज्यादा वो जानता है कि वो किसके सामने खड़ा। आई नो यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बड़े भाई हो। कुछ नहीं कर रहा है, केवल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये बतला रहा है कि दो भाई हैं, तीन भाई थे, जैक्स का भी जिक्र कर दिया गया, ओलिवर, जैक्स एंड ऑरलैंडो। ओलिवर दुष्ट है ये बतला रहा है, ऑरलैंडो एक शरीफ इंसान है ये बतलाने की कोशिश कर रहा है। ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच झगड़ा क्या है ये बतलाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक कथा का प्लॉट रिवील नहीं हुआ है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे बिगनिंग में।
आई नो यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बड़े भाई हो। एक लाइन नीचे, द कर्टसी ऑफ द नेशंस अलाउज यू माई बेटर। जो परंपराएं हैं इस राज्य की, वो बोलते हैं कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि यू आर द फर्स्ट बोर्न, क्योंकि तुम पहली संतान हो मेरे पिता के। बट द सेम ट्रेडिशन टेक्स नॉट अवे माई ब्लड, लेकिन उसी परंपरा के अनुसार मेरी भी कुछ स्थिति है, मेरा भी सम्मानजनक स्थिति होना चाहिए, चाहे हम दोनों के बीच 20 भाई ही क्यों ना। ओलिवर ये सुनकर के हतप्रभ रहता है और उसको मारने की कोशिश करता है। ओलिवर उसको पीटने की कोशिश करता है। ऑरलैंडो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कम कम एल्डर ब्रदर, यू टू यंग इन दिस, ये सब काम मेरे साथ नहीं करो, तुमको कुछ नहीं आता है, मार पीट लड़ाई झगड़ा नहीं आता है। ओलिवर बोलता है, विल thou lay hands on me villain, तुम मेरी गर्दन पकड़ोगे? ऑरलैंडो बोलता है, नो विलन, मैं दुष्ट नहीं हूं, आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड द बॉयज। तो कितने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए यहां पर? ओलिवर, जैक्स, ऑरलैंडो, इनका पिता सर रोलैंड डी बॉयज। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, कुछ पता चला कहानी से? He's dead. Is dead. Is no more. तो वो मर चुका है। तो ये कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ और एडम नाम का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। तो टोटल 5 कैरेक्टर्स हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस हो गए। अब भी नाटक की शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, ड्रामा वापस पढ़ने के लिए चले जाइएगा। बिगिनिंग में सिर्फ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, सेकंड एक्ट में प्लॉट रिवील होना चाहिए। ही वॉज माई फादर, वो मेरे पिता थे, वो मेरे पिता थे। एंड ही इज थ्राइस अ विलन दैट सेज सच अ फादर बिगॉट विलन्स। और वो आदमी ज्यादा बड़ा दुष्ट है जो बोलता है कि सर रोलैंड दी बॉयज ने जन्म दिया है दुष्ट को। Wert thou not my brother, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते, I would not take this hand from thy throat till this other had pulled out thy tongue। तो मैं गर्दन से, तुम्हारी गर्दन से अपनी हाथ नहीं उठाता तब तक जब तक कि मैं तुम्हारी जुबान नहीं खींच। तो इस तरह से दोनों के बीच झगड़ा होता है। एडम आता है, इन दोनों के झगड़े को रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि पिता की खातिर तुम लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करो। ओलिवर बोलता है, लेट मी गो, आई से, मुझे जाने दो। ओलिवर बोलता है, आई विल नॉट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा टिल आई प्लीज, जब तक मेरी मर्जी है। यू शैल हियर मी, तुम मेरी बात सुनो। माय फादर चार्ज्ड यू इन हिज विल टू गिव मी गुड एजुकेशन, मेरे पिता ने अपने वसीयत में लिखा था तुम्हारे लिए कि तुम मुझे अच्छी शिक्षा दोगे, लेकिन तुमने मुझे असभ्य किसानों की भांति पाला है, पोसा है। एक लाइन नीचे, द स्पिरिट ऑफ माई फादर ग्रोज स्ट्रॉन्गर इन मी, और अब मेरे मन के अंदर पिता की इस इच्छा जाग गई है और अब मैं तुम्हारा ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा धौंस। एक लाइन नीचे, गिव मी द पुअर एलॉटरी माई फादर लेफ्ट मी बाई टेस्टामेंट, मेरे पिता ने वसीयत में मेरे लिए जो कुछ छोड़ा है वह मुझे दो। With that I will go buy my fortunes, और उन पैसों को लेकर के मैं जाऊंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। क्या छोड़ा है इसके पिता ने इसके लिए? ओलिवर, ऑरलैंडो के पिता ने ऑरलैंडो के लिए वसीयत में क्या छोड़ा है? एजुकेशन। 1000 क्राउन्स, ऊपर में तो मुद्रा की इकाई बताई गई थी। ओलिवर को बड़े भाई के लिए व्हाट विल्ट thou do, और जब वो पैसा खर्च हो जाएगा तब करोगे क्या? तुम भीख मांगोगे? ऑरलैंडो बोलता है, आई नो फर्दर ऑफेंड यू, वो पैसा खर्च हो जाएगा तो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आऊंगा, मेरा जो होना होगा वो होगा। तो ओलिवर बोलता है, गेट यू विथ हिम यू ओल्ड डॉग, ठीक है भागो तुम लोग यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और कुत्ते कहीं के तुम भी चले जाओ। किसको कुत्ता बोल रहा है? एडम को। एडम को कुत्ता बोल रहा है। एडम बोलता है, इज ओल्ड डॉग माय रिवॉर्ड, इतने सालों तक मैंने इसके पिता की सेवा की, इसकी सेवा की, और अब इस बुढ़ापा में मुझे ये कुत्ता बोल रहा है। कुल मिला जुला करके कितनी बातें हुई यहां पर? ये बतला दिया गया कि ओलिवर एक दुष्ट व्यक्ति है और लैंडो पता नहीं दुष्ट है कि अच्छा है, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। और एडम भी दुखी हो गया। तो इसका मतलब अगर घर छोड़ेंगे तो ऑरलैंडो और एडम दोनों छोड़ेंगे।
अगर घर के पुराने नौकर को जो 40 साल से आपके घर में काम कर रहा है उसको कुत्ता बोलिएगा तो क्या करेगा? दुम जाएगा, छोड़ के जाएगा। तो देखते हैं क्या होता। ऑरलैंडो किस चरित्र का है ये पता नहीं, अभी तक तो कोई अंदाज नहीं लग रहा है ऑरलैंडो के बारे में। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, क्या है, देखते हैं क्या पता चलता है उसके बारे में। ऑरलैंडो और एडम निकलते हैं। Is it even so? Behind you to grow upon me. जैसे ही वहां से ऑरलैंडो और एडम हटते हैं, ओलिवर बोलता है कि ये सब मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, इन लोगों को मैं मजा चखाता हूं। एंड येट गिव no 1,000 crowns neither। न इन्हें मैं पैसा दूंगा और न कुछ और करूंगा, और इनको मैं मजा चखाऊंगा। दरअसल ओलिवर ने अपने भाई ऑरलैंडो की हत्या की योजना बनाई। वो अपने नौकर को बुलाता है, दूसरे नौकर को, डेनिस को। डेनिस आता है और पूछता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मुलाकात चार्ल्स नाम के रेसलर से करवा दो। रेसलर मतलब कुश्तीबाज सर, कुश्ती लड़ता पहलवान। रेसलर से मुझे मिलवा दो, चार्ल्स नाम के रेसलर से मिलवा दो। तो डेनिस उसको सूचना देता है कि चार्ल्स आया है। चार्ल्स दरअसल राजा के दरबार में एक रेसलर है और मनोरंजन के लिए राजा रेसलिंग का मैच देखता है, और इस रेसलिंग के मैच में चार्ल्स अपने दुश्मनों को न केवल हराता है बल्कि उनकी हड्डियां तोड़ देता है, उनको मार भी देता है। हाल ही में इस राज्य का राजा बदला है। पहले राजा कौन था? ड्यूक, जो कि रियल ड्यूक के नाम से जाना जाएगा, जिसे सत्ता से हटा दिया गया है। और किसने हटाया है? ड्यूक को उसके छोटे भाई फ्रेडरिक ने सत्ता से हटाया है। तो चार्ल्स फ्रेडरिक के कोर्ट में पहलवान का काम करता है। चार्ल्स मिलने के लिए आता है ओलिवर से, दोनों के बीच प्लेजेंट्री एक्सचेंज होती है, प्रणाम पाती अपना दोनों के बीच होता होगा। और ओलिवर पूछता है चार्ल्स से, गुड मसियर चार्ल्स, व्हाट्स द न्यूज एट द न्यू कोर्ट? तब नए राज दरबार का क्या समाचार है? नए राज दरबार का समाचार मतलब पुराना राजा को निष्कासित कर दिया गया है। वो समीप के जंगल द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर के रह रहा है, और नया राजा फ्रेडरिक बन गया है। तो उसके दरबार का क्या हालचाल है? तो चार्ल्स बतलाएगा कि क्या हालचाल है। चार्ल्स बतलाता है, देयर इज नो न्यूज एट द कोर्ट, कोई विशेष समाचार नहीं, बट द ओल्ड न्यूज, पुराना ही समाचार है, दैट द ओल्ड ड्यूक इज बैनिश्ड। पुराने राजा को निष्कासित कर दिया गया है बाय हिज यंगर ब्रदर द न्यू ड्यूक। उसके छोटे भाई नए राजा ने उसे निष्कासित कर दिया है। पुराना राजा कौन? द रियल ड्यूक। नया राजा कौन? फ्रेडरिक। एंड 3 or 4 loving lords have put themselves into voluntary exile with him। और 3-4 लॉर्ड्स, राजा के दरबार के 3-4 दरबारी अपनी इच्छा से पुराने राजा के साथ राज्य छोड़ करके जंगल चले गए। Whose lands and revenues enriched the new ड्यूक। और उन पुराने लॉर्ड्स की जो राज्य छोड़ करके चले गए हैं, उनकी जमीन जायदाद को नए राजा ने हड़प लिया है और उनको मुक्त कर दिया कि जाओ तुम लोग जंगल में ही बैठो। अब ये सारी चीजें जो हो रही है, देखते हैं, तुरंत 2 मिनट में देख लेते हैं, लिंक हो सकता है टूट जाए। Can you tell if Rosalind the Duke's daughter was banished with her father? रियल ड्यूक की बेटी रोजालिन को भी निष्कासित कर दिया गया क्या? तो चार्ल्स बोलता है कि नहीं, नो, for the Duke's daughter, her cousin so loves her। ड्यूक की बेटी रोजालिन अपनी चचेरी बहन सीलिया से बेहद प्यार करती है। दोनों साथ पले बढ़े हैं और इसलिए वह नहीं गई अपनी चचेरी बहन को छोड़। उसकी चचेरी बहन सीलिया, जो फ्रेडरिक की बेटी है, सीलिया और रोजालिन महल में ही है। और रोजालिन अपने पिता के साथ क्यों नहीं गई? अपनी चचेरी बहन के प्रेम की खातिर। Where will the old duke live? ओल्ड ड्यूक कहां रहता है? They say he is in the forest of Arden। तो चार्ल्स बोला कि मैंने सुना है कि वह समीप के जंगल फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहता है, वहीं जंगल में रहता है और अपनी जिंदगी काट रहा है। ओलिवर बोलता है, विल यू रेसल टुमारो बिफोर द न्यू ड्यूक?
क्या तुम कल नए राजा के सामने पहलवानी करोगे? कुश्ती के मैच का आयोजन किया गया है कल, तो क्या तुम कल नए राजा फ्रेडरिक के सामने कुश्ती करोगे? अब यहां पर 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। ये सारी घटनाएं कहां पर हो रही है? स्टेज पर हो रही है। किसके सामने? ऑडियंस के सामने। यही ना हो रहा है? क्या हो रहा है? यस सर। ये सारी घटनाएं जो है स्टेज पर हो रहा है, ऑडियंस के सामने। क्यों? क्योंकि सर ये ड्रामा है सर। ड्रामा है तो नॉवेल रहता तो नहीं होता। सर इसे प्राइवेट में पढ़ा नहीं जा सकता सर। ड्रामा है तो ऑडियंस के सामने ही होगा। ये सारी चीजें जो है स्टेज पर इसलिए हो रही हैं कि इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, ऑडियंस को बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया जाए प्ले के बारे में कि कौन कौन से चरित्र हैं, किस चरित्र का क्या रोल है। इस नाटक से संबंधित आपको तमाम सूचनाएं अब तक मिल गई हैं। क्या क्या मिल गया है? कि सर रोलैंड डिबॉयज मर चुका है, उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे में 2 बेटे महत्वपूर्ण हैं, ओलिवर और ऑरलैंडो। ओलिवर दुष्ट है और ऑरलैंडो दुष्ट नहीं है। उनका पुराना नौकर है एडम। ये सूचना मिल गई। आपको सूचना मिल गई राज्य के बारे में। चार्ल्स ने बतला दिया कि एक राजा था जिसको कि उसके छोटे भाई फ्रेडरिक ने निष्कासित कर दिया। ये भी सूचना आपको मिल गई। आपको ये भी सूचना मिल गई कि राजा की एक बेटी थी रोजालिन, जो अपने पिता के साथ जंगल नहीं गई है बल्कि राजमहल में ही रुक गई है, क्योंकि रोजालिन को फ्रेडरिक की बेटी सीलिया, जो उसकी अपनी चचेरी बहन है, उससे बेहद स्नेह है, तो वह अपनी चचेरी बहन की खातिर महल में रुकी। तो आपको इस प्ले का बैकग्राउंड तमाम मिल गया। अब इतने कैरेक्टर्स पर आप कंसंट्रेट करें तो आपको तमाम चीजें मालूम हो जाएगी। अब बाकी कैरेक्टर्स को जानने की जरूरत नहीं है। इक्का दुक्का कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन अब वो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स नहीं रहे। तो हम लोगों ने जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्ले पढ़ा था सेमेस्टर 1 में कि नाटक कैसे डेवलप होता है, तो ये नाटक डेवलप हो रहा है। हम लोगों ने सारी चीजें नागमंडल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने सारी चीजें एलिजाबेथन ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में और एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। तो प्ले इस तरह से डेवलप होता है। अभी तक नाटक में कोई एक्शन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो लोग थिएटर में लेट आए होंगे उनके लिए तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल गया। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई नाटक नहीं हो रहा है, कोई एक्टिंग नहीं हो रही है, केवल अभी सूचना देने का काम किया जा रहा है। मेंटली रेडी किया जा रहा है ऑडियंस को कि अब आगे जो होगा सीन उस पर ध्यान दीजिएगा। आप बेसिक तौर पर कैरेक्टर जान जाए। नाटक में कैरेक्टर को इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम आपको शुरू में ड्रामेटिस पर्सोनी के बारे में बतलाए। उस तरह से एक आदमी स्टेज पर आ जाए और बोले कि हाँ जी नाम सुनो सब कोई, फलाना 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 नाम ये रोल करेगा। ऐसा इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स का नहीं होता है। कैरेक्टर्स को इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लिंक हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली कनेक्ट हुई, इमीडिएटली कनेक्ट हुई है। और चार्ल्स सारी सूचनाएं देता है। चार्ल्स आकर के सारी सूचनाएं देता है, सारी बातें बतलाता है ऑलिवर को। दरअसल चार्ल्स ऑलिवर को सूचनाएं नहीं दे रहा है, चार्ल्स सूचनाएं दे रहा है ऑडियंस को कि कहानी का ये बैकग्राउंड है। ऑलिवर पूछता है उससे, व्हाट यू रेसल टुमारो बिफोर द न्यू ड्यूक? सुना है मैंने कि कल कुश्ती के मैच का आयोजन है नए राजा के सामने, कल लड़ोगे क्या? तो चार्ल्स बोलता है कि मैरी डू आई सर, मैं अवश्य लड़ूंगा कल, कल मैं कुश्ती अवश्य लड़ूंगा। And I came to acquaint you with the matter. और मैं एक बात बताने आया हूं। I am given sir secretly to understand that your younger brother Orlando hath a disposition to come in disguised against me to try a fall.
और मैं एक बात बताने आया हूं, मुझे मालूम हुआ है कि आपका छोटा भाई ऑरलैंडो, उसको मूड है कल मुझसे लड़ने का। कल वो मुझे हराने के लिए शायद मुझसे लड़ेगा। तो लड़ेगा तो क्या बात है, दिक्कत क्या है? दिक्कत की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ेगा तो लड़ेगा, लेकिन दिक्कत है, चार्ल्स को दिक्कत है। चार्ल्स बोलता है, टुमारो सर आई रेसल फॉर माई क्रेडिट। कल मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुश्ती लड़ूंगा। नया राजा आया है, नए राजा के सामने अगर ये पहलवान हार जाएगा तो इसकी इज्जत कौन करेगा? तो कल मैं अपने प्रतिष्ठा के लिए लड़ूंगा, और जो कोई भी मुझसे लड़ने आएगा मैं उसको छोड़ूंगा। एक लाइन नीचे, योर ब्रदर इज बट यंग एंड टेंडर। आपका भाई कम उम्र का है, नाजुक है। फॉर योर लव, आपकी खातिर, आई वुड बी लोथ टू फॉइल हिम। मुझे उसे हराने में मोह लगेगा। आई मस्ट फॉर माई ओन ऑनर, लेकिन मैं उसे अवश्य हराऊंगा। और मैं आपको सूचित करने आया हूं कि आप अपने भाई को समझा लीजिए कि वो मुझसे लड़ने नहीं आए, वरना अगर लड़ने आएगा तो क्या होगा? हाथ पांव टूट जाएगा या मर। चार्ल्स ये बताने के लिए आया है ओलिवर को। ओलिवर की जगह आप रहते तो क्या करते? Would have stopped Orlando. Yes, you would have stopped your younger brother. आप अपने यंगर ब्रदर को मना करते कि देखो लड़ने के लिए मत जाओ। ओलिवर भी यही बोलता है। ओलिवर बेचारा शरीफ आदमी मालूम होता है, हमको तो शरीफ आदमी मालूम होता है, आप लोगों को क्या मालूम होता है पता नहीं। ओलिवर बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा प्रेम मेरे खातिर है, ये बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे यह सूचना दी। Which thou shalt find, I will most kindly repeat. मैं इसे accept had myself notice of my brother's purpose. मुझे भी अपने भाई के मकसद के बारे में मालूम है, और मैंने by underhand means, और मैंने चुपके से labor to dissuade him from it, और मैंने चुपके से अपने भाई को समझाने की कोशिश की। अगर मैं खुद डायरेक्ट बोल दूंगा कि तुम चार्ल्स से मत लड़ो, तो बच्चे को और जिद हो जाती कि नहीं अब तो हम लड़ेंगे। तो मैंने दूसरे से दिलवाया है कि तुम उससे लड़ाई मत करो। लेकिन आप जल्दी चार्ल्स, लेकिन चार्ल्स मैं तुम्हें बताता हूं, इट इज द स्टबर्नेस्ट यंग फेलो ऑफ फ्रांस। फ्रांस का ये सबसे जिद्दी लड़का है, फुल ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षी है, एन एनवियस एमुलेटर ऑफ एवरी मैन्स गुड पार्ट, ईर्ष्यालु है, दूसरों की नकल करने की कोशिश करता है, दूसरों में कुछ अच्छाई देखे बस नकल करने की कोशिश करता है। अ सीक्रेट एंड विलेनस, एक स्कीमर है, षड्यंत्रकारी है, दुष्ट है, मेरे ही खिलाफ वो षड्यंत्र करता है। Therefore use thy discretion, इसलिए तुमको जो दिल आए करो। ओलिवर क्या कर रहा है? चार्ल्स को उकसा रहा है। इज ही प्रोवोकिंग चार्ल्स, और इज ही आस्किंग चार्ल्स नॉट टू किल हिज ब्रदर? प्रोवोक कर रहा है, उसको और उकसा रहा है। बोला कि हम तो अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा भारी बेहुदा है, आप बाकी तुम जानो, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है तुम बेहतर समझो। अगला डायलॉग चार्ल्स का देखिए, आई एम हार्टली ग्लैड आई केम हियर टू यू। मुझे खुशी हुई कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया, और मैंने तुम्हें सारी बात बताई। इफ यू कम टुमारो, अगर वह कल मुझसे लड़ने के लिए आएगा, आई विल गिव हिम हिज पेमेंट, तो मैं उसके इस दुस्साहस का भुगतान उसी समय कर। कल आया तो फिर देखते हैं क्या करेंगे उसका, हम तो हाल बुरा कर देंगे। If ever he gone alone again, I will never wrestle for prize more. अगर वो जिंदा बच करके निकल गया, अगर वो अकेला वहां से कुश्ती के मैदान से उठ करके चला गया, तो मैं कुश्ती छोड़ूंगा। अकेला उठ करके चला जाए मतलब ऐसा पटकूंगा कि हाथ पांव टूट जाए और उसे 4 आदमी उठाने के लिए आए। और अगर अपने पैरों पर चल करके चला गया तो बेकार है, फिर कुश्ती लड़ना, हम कुश्ती लड़ना छोड़ देंगे। और चार्ल्स ये बोल करके चला जाता है। ओलिवर बोलता है, फेयरवेल गुड चार्ल्स, अलविदा चार्ल्स, नाउ आई विल स्टर दिस गेमस्टर। अब मैं ऑरलैंडो को उकसाता हूं। गेमस्टर कौन है ये?
ऑरलैंडो। अब मैं ऑरलैंडो को उकसाता हूं, इधर चार्ल्स को उकसा दिया, अब ऑरलैंडो को उकसाएगा। ऑरलैंडो को क्या बोलेगा था और ऐसी ऐसी धमकी देकर के गया है, तो कल जाओ लड़ने के लिए और जिंदा मत छोड़ना चार्ल्स को। तो ये दोनों तरफ से गेम खेल रहा है। आई होप आई शैल सी एन एंड ऑफ हिम। मुझे उम्मीद है कि कल उसका अंत हो जाएगा। किसका अंत? चार्ल्स का या ऑरलैंडो का? ऑरलैंडो का अंत हो जाएगा कल। ऑरलैंडो का अंत हो जाएगा, और अगर ऑरलैंडो का अंत हो जाएगा तो फिर ओलिवर उसे 1000 क्राउन उसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑरलैंडो मर जाएगा तो सारी संपत्ति पर किसका कब्जा हो जाएगा? ओलिवर का। तो इस तरह से वो षड्यंत्र बनाता है, इस तरह से वो षड्यंत्र रचता है अपने ही भाई के विरुद्ध। अगला डायलॉग देख लीजिए, सीन 2 पर चले आइए। ऐसा ना खासा पूरा अलोन बिफोर द ड्यूक्स प्लेस। मिल गया? नहीं मिला? एक एक लाइन पढ़ा पाना संभव नहीं है इतने बड़े टेक्स्ट को, और अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो वही नारायण सीरीज वाला एज यू लाइक इट खरीद लीजिएगा। उसमें हिंदी, पैराफ्रेजिंग, मीनिंग सब दिया हुआ है। अपना धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का अभी अता पता आप लोगों का नहीं है। सीन 2 शुरू हुआ। अब ड्यूक के पैलेस के बाहर लॉन है। ड्यूक कौन है? द रियल ड्यूक है या फ्रेडरिक है? फ्रेडरिक है। रियल ड्यूक को तो सत्ता से हटा दिया गया है, और वो कहां रह रहा है? जंगल में। कौन सा जंगल? ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहा है। ये किस देश की कहानी है? जापान की या चीन की? फ्रांस की। फ्रांस की एक प्रोविंस की कहानी है। तो फ्रांस का जिक्र क्यों किया, जापान का जिक्र क्यों नहीं किया? शेक्सपियर फ्रांस का है। पड़ोसी देश से इंग्लैंड और फ्रांस में क्लोज कल्चरल कांटेक्ट था। दोनों के बीच क्लोज कल्चरल एंड मिलिट्री कांटेक्ट था। दोनों के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था, और दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी थे। तो जिक्र बार बार आएगा फ्रांस का। आप शुरू से पढ़ लीजिएगा अंग्रेजी और आज तक पढ़िएगा अंग्रेजी, तो इंग्लैंड और फ्रांस बार बार आएगा। रोजालिन और सीरिया आते हैं। रोजालिन कौन है? द रियल ड्यूक की बेटी। और सीरिया कौन है? फ्रेडरिक की डॉटर ऑफ फ्रेडरिक। डॉटर ऑफ फ्रेडरिक। दोनों आपस में रिलेशनशिप क्या है? दे आर कजिन्स। दोनों चचेरी बहनें हैं आपस में। रोजालिन अपने पिता के साथ नहीं गई द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, क्योंकि उसे अपनी चचेरी बहन सीरिया से बेहद प्रेम था। लेकिन रोजालिन दुखी रहती है, उसके पिता के साथ गलत हुआ है, तो रोजालिन दुखी रहती है। सीरिया बोलती है, आई प्रे दी रोजालिन स्वीट माय कॉज बी मैरी। वो बोलती है कि मेरी प्रार्थना है तुमसे रोजालिन, खुश हो, खुश रहो, मुस्कुराओ। माय कॉज मीन्स माय कजिन। खुश रहो, खुश रह सकती है रोजालिन? मुश्किल है। Dear Celia, I show more mirth than I am mistress of. मैं जितनी खुश हूं नहीं भीतर से, उससे ज्यादा खुशी दिखाने की कोशिश करता। एक बात और याद रखिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। ये किस किताब से ली गया है? इस कहानी का प्लॉट, एज यू लाइक इट का प्लॉट किस किताब से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट हम बताए थे वहां पर। यूनिवर्सिटी बिट्स वाला आंसर वापस आप पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पूछ चुका है पहले भी। यूनिवर्सिटी बिट्स वाला आंसर पढ़ लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको किताब का नाम और राइटर का नाम कि किसकी कथा से शेक्सपियर ने ये प्लॉट का नकल किया है, इस कहानी का नकल किया। Celia, I show more mirth than I am mistress of. मैं जितनी खुश नहीं हूं, उससे ज्यादा खुशी में दिखाने की कोशिश करता।
unless you teach me to forget a banished father. हाँ, मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी, मन से बिल्कुल प्रसन्न हो जाऊंगी अगर तुम मुझे ये तरीका बता दो कि किस प्रकार मैं अपने निष्कासित पिता को पूरी तरह से सीलिया बोलती है, Herein I see thou lovest me not with full weight. यहां पर मैं बोल सकती हूं कि तुम मुझसे सच्चे दिल से प्यार नहीं करती हो. That I love thee, जितना मैं तुमसे प्यार करती हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती. If my uncle thy banished father, अगर मेरे अंकल तुम्हारे निष्कासित पिता, तुम्हारे पिता, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को निकाल दिया तो तुम बेहद दुखी हो. क्या तुम्हारे पिता मेरे पिता को निकाल देते तो क्या मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूं? वो एक हाइपोथेसिस देती है कि जो तुम्हारे साथ बीता है अगर मेरे साथ बीतता तो क्या तुम इसी व्यवहार की उम्मीद करती? तो रोजालिन जवाब देती है, वेल I'll forget the condition of my state. ठीक है, चलो हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं. To rejoice in yours, और मैं तुम्हारी खुशी में खुश होने की कोशिश करूं. सीलिया बोलती है, you know my father had no child. तुम जानती ही हो कि मेरे पिता का कोई संतान नहीं है. कोई संतान नहीं है, सीलिया बोल रही है, मेरे पिता की कोई संतान नहीं. नो चाइल्ड मतलब No son. आगे पढ़िए. बट आई, मेरे पिता की कोई संतान नहीं है सिवाय मेरे. None is like to have, और अब कोई दूसरी संतान होने की उम्मीद भी नहीं है. And truly, when he dies, और जब वो मरेंगे, thou shalt be his heir, और जब वह मरेंगे तो मैं उनकी उत्तराधिकारी होंगी. इस देश का राज्य मेरे जिम्मे आएगा. लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूं रोजालिन कि जब मेरे पिता मरेंगे, thou shalt be his heir, तो तुम उनकी उत्तराधिकारी बनोगे. मेरे पिता के मृत्यु के साथ राज्य में पुनः तुम्हें वापस कर दूं. For what he had taken away from thy father perforce, जो कुछ भी तुम्हारे पिता से उन्होंने जबरदस्ती छीना है, I will render thee again in affection. मैं तुम्हारे प्यार के खातिर वे सारी चीजें लौटा दूं. लेकिन अब भी तो तुम खुश रहो. My sweet rose, my dear rose, be merry. अभी तो तुम खुश रहो. रोजालिन बोलती है, From henceforth I will call my cousin. यहां से आगे मैं खुश रहूंगी. And devise sports, और हम लोग खुश रहने के तौर तरीकों को खोजने की कोशिश करें. Let me see, but think you are falling in love. चलो हम लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं. ऐसा करते हैं कि हम लोग दोनों प्यार में पड़ जाते हैं किसी के. तब तो खुश रहेंगे. तो मन लगा हुआ रहेगा हम लोगों का भी. व्हाट्सएप मैसेज करते रहेंगे, दिन भर व्यस्त रहेंगे, फोन पकड़े हुए रहेंगे, रात में 2-2 बजे तक जगेंगे, कमरे का दरवाजा बंद रखेंगे, घर वाला पूछेगा तो पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब होता है, वो करेंगे. मेरी आई प्रीति, अब पता नहीं सीलिया को ये आइडिया पसंद आया कि नहीं आया कि अगर खुश रहना है तो प्यार कर लो. तो सीलिया बोलती है, मेरी आई प्रीति, सो डू मेक स्पोर्ट्स विद ऑल बट लव नो मैन इन गुड अर्नेस्ट. बोली कि दिल लगी करना हो किसी से तो फिर ठीक है, ये प्यार का खेल खेल सकते हैं, लेकिन गंभीरता पूर्वक किसी से प्यार नहीं करना. क्यों? अगर गंभीरता पूर्वक किसी के प्यार में पड़ गए तो फिर दुखी हो गए. पूछती है, व्हाट शैल बी आवर स्पोर्ट देन? तो फिर हम लोग कौन सा खेल खेलें जिससे हम लोगों का मनोरंजन होगा? Let us sit and mock the good housewife, fortune for her being. चलो हम लोग बैठते हैं और किसी हाउसवाइफ के किस्मत का मजाक उड़ाते हैं. तो इस तरह से ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं. कोई ऐसा सिग्निफिकेंट बातचीत नहीं है दोनों के बीच. इतने में टचस्टोन आता है. यही एक कैरेक्टर हम लोगों से अभी तक नहीं मिला था. टचस्टोन आता है. टचस्टोन के बारे में क्या है? जेस्टर है. ये क्लाउन है, जोकर है, जो अपनी बातों से हम लोगों का मनोरंजन करेगा. और इसकी बातें जो है वो जॉनी लीवर टाइप की फूहड़ बातें नहीं होंगी, बल्कि इसकी बातें मनोरंजक और फिलोसॉफिकल होंगी. यहीं पर हम छोड़ते हैं, निशान लगा लीजिए, यहीं पर छोड़ते हैं. हम लोग सिर्फ 6 पन्ना पढ़ चुके हैं और 70 पन्ना है, तो दिक्कत है, फास्ट होंगे.